नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा। आज हम हमारे व्याख्यान में राजस्थान के इतिहास पर जो लेखन हुआ उसका कुछ समयबद्ध आंकलन करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मुख्य इतिहासकार हुए जिन्होंने इसका लेखन किया और उस लेखन से किस प्रकार की हमें जानकारी प्राप्त हुई। देखिए, इसमें हम आधुनिक काल के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें तो एक सबसे बड़ा नाम आता है जेम्स कर्नल टॉड। जेम्स कर्नल टॉड एक ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्होंने 1829 से 32 के लगभग और 1839 के लगभग इन ग्रंथों की रचना की। इस ग्रंथ में तमाम गलतियों के बावजूद भी बहुत सा समृद्ध एविडेंस के साथ साहित्य उपलब्ध है। ऑन सपेरा पुस्तक है। ये गलतियां निश्चित रूप से जेम्स कर्नल टॉड से हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस प्रकार से जिन परिस्थितियों में संकलन करने का जो प्रयास किया है वह अद्भुत है और हमारे राजस्थान के इतिहास को बड़े समृद्धता में वह लाता है। आधुनिक राजस्थान के इतिहास की बात करें तो रघुवीर सिंह, वी.एस. भार्गव। अगर कल्चर की बात करें, गोपीनाथ शर्मा। इन लोगों के अद्भुत लेखन रहे। इनके अतिरिक्त तत्कालीन समय की अपन रियासतकालीन लेखक की बात करें, कविराज श्यामल दास की बात करें। कविराज श्यामल दास ने 5 ग्रंथ लिखे, 5 वॉल्यूम उनके लिए हैं। देखिए, बेसिकली कविराज श्यामल दास एक चारण थे, लेकिन उनका लेखन अद्भुत रहा। राजस्थान के क्षेत्रों का जिस प्रकार से उन्होंने लेखन किया, जिस प्रकार से उन्होंने स्रोत जोड़े, वह अद्भुत थे। गौरी शंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के मर्मज्ञ इतिहासकारों में रहे। इतिहास के लेखन पर बहुत काम हुआ है, लेकिन जो सांस्कृतिक परिवेश की बात रही, सांस्कृतिक स्थितियों की बात रही, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इतिहासकार सामाजिक जो ताना बाना है, सामाजिक जो सरोकार है, जो संवेदना है, उसको लेकर के लिखे तो ही अच्छा है। देखिए, इसमें क्या हुआ, अपन हिस्टोरियोग्राफी की बात कर रहे हैं कि जो हिस्ट्री लिखी गई उसमें क्या रहा और क्या नहीं रहा। अगर राजपूत कालीन रियासत की अपन बात करें तो जो राजपूत राजा थे उनमें भी हमें एकीकरण देखने को नहीं मिलता, यूनिफिकेशन नहीं मिलता है। चाहे उनकी दिल्ली सल्तनत के साथ में संघर्ष की स्थिति रही हो, चाहे मुगल काल की स्थिति रही हो, ये आपस में ही एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे रहे। इससे क्या हुआ, समृद्ध इतिहास का उन्मूलन भी नहीं हुआ और लेखन भी नहीं हुआ। दूसरी चीज जो थी, जो यहाँ पर हमें समझनी है, हिस्टोरियोग्राफी की जब अपन बात करते हैं, इन मुख्य इतिहासकारों की बात करते हैं और अपन एक जो चर्चा करते हैं कि इतिहासकार जो भी हो, लेखन की व्यवस्था जो भी करे, वह लेखन जिस प्रकार से भी करे, उसमें वह सामाजिक सरोकार का ना तोड़े, यानी कि सामाजिक समरसता उसके लेखन में होनी चाहिए। चाहे वह धार्मिक पक्ष पे लिख रहा हो, चाहे सामाजिक पक्ष पे लिख रहा हो, चाहे वह राजनीतिक पक्ष पे लिख रहा हो या लेखन के पक्ष पे लिख रहा हो। रियासतकालीन अपन चर्चा करें तो रियासतकालीन में अपन देखते हैं कि राजपूतों की जो स्थितियां थी, उन राजपूतों की स्थितियों में
यह चीज़ तो हमें राजपूत राजाओं के साथ नजर आती है कि उन्होंने किसी भी प्रकार से नवीनीकरण की ओर ध्यान नहीं दिया, कुछ नवीन प्रयोग भी उनके द्वारा नहीं किए गए। वो परंपरागत तरीके से ही चले और परंपरागत तरीकों से ही उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को आगे चलाया। इसका एक मूलभूत कारण अपन यहाँ पर यह भी देखते हैं कि ये हमेशा दूसरे शासनाध्यक्षों के साथ में समाहित रहे। जैसे मध्यकाल की स्थिति अपन देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि मध्यकाल में यहाँ पर लेखन नहीं हुआ या मध्यकाल में ग्रंथ नहीं लिखे गए, अच्छे लेखन हुए, लेकिन मुस्लिम सत्ता का प्रभाव यहाँ पर लगातार रहा। और जब हम कोरिलेट करते हैं मुस्लिम शासक के जो लेखक थे उनकी लेखन व्यवस्था से और राजस्थानी जो लेखक थे, चाहे वो जिन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखे, यहाँ की मूल राजस्थानी भाषा में लिखे, हिंदी देवनागरी जिसे कह सकते हैं उस भाषा में जो लिखे, या चारण भाटों के द्वारा ख्यातियाँ लिखी गई उसमें जो ग्रंथ हुए, यहाँ लोकल भाषा के अंदर जो ग्रंथ लिखे गए, इन सबको समांकलित करने से हम इस चीज़ पर तो पहुँचते हैं कि इन्होंने सब पक्षों को छूने का प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी पक्ष को उन्होंने हमें नहीं मिलता हो, लेकिन अगर आज जो आवश्यकता है या आज जो लेखन की आवश्यकता है वह कहीं से भी नवीन आवश्यकता नहीं है, केवल इस शोध के विषय की आवश्यकता रह गई कि राजस्थान में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं में जो लिखा गया वह कितना शुद्ध है, कितना तार्किक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक उदाहरण मैं आपको देकर के बताता हूँ, मध्यकाल का एक उदाहरण। मध्यकाल का जो सबसे शक्तिशाली शासक हुए हैं वह हुए अकबर। अकबर जो थे, अकबर को महान भी कहा जाता है और महानता के उस शब्द के ऊपर बहुत से तर्क वितर्क भी होते हैं। कई बार तो मेरे एक चिंतन आता है कि अकबर इतना महान था और अकबर इतना शक्तिशाली था और अपन राजपूतों की रियासतों की स्थिति को समझें और वह अपनी तमाम ताकत लगाने के बाद में महाराणा प्रताप जो एक छोटे से क्षेत्र का ही स्वामी था उसे पराजित नहीं कर पाया। और ऐसी परिस्थिति में अगर ये राजपूत एक साथ गठबंधन करके इन मुगलों का सामना करते तो क्या स्थिति होती? क्या नया इतिहास नहीं लिखा जाता? नया चिंतन दिमाग में नहीं आता? मानसिंह जो थे वो कहीं से भी ये नजर नहीं आते कि वीर नहीं थे। उन्होंने बड़े बड़े युद्धों में अपने अकेले बल पर, यानी सेना का नेतृत्व अकेलेपन से करते हुए भी उनके द्वारा युद्ध विजय किए गए। लेकिन नीतियां अलग थी, इतिहास अलग तरीके से लिखा जाता। अगर उस समय कुछ चीज़ें होती, मराठा हुरडा सम्मेलन हुआ जब मराठों का आक्रमण हुआ, उस समय भी एकीकरण इनका नहीं बन पाया, 27 राजपूत राजा एकत्रित हुए, वहाँ से इतिहास अलग लिखा जाता, लेकिन वह नहीं हो सका। तो यहाँ पर जो मैं अकबर के साथ में आपको एक उदाहरण देना चाहता था कि इतिहास का लेखन कैसे हुआ। अकबर जब दरबार में बैठता था तो उसके जो दरबारी लेखक थे वह लिख करके रखा करते थे और वह एक एक चीज अकबर को सुनाया करते थे और वह अकबर के चेहरे को देखते रहते थे। उन्हें जिस चीज पर यह लगता था कि अकबर इसको सुनकर खुश हुआ उसके वो टिक लगा लेते थे और जिस पर उनको ये लगता था कि नहीं नहीं अकबर को ये चीज पसंद नहीं आई उसको वो क्रॉस कर देते, चाहे वो सही था, चाहे जो चीज उन्होंने लिखी वो बिल्कुल सत्य थी, वह घटना सत्य थी, लेकिन शासक को पसंद नहीं आई। इसका अर्थ क्या निकला? इतिहास वो ही लिखा गया जो कि राजा ने चाहा।
इसलिए हिस्टीरियोग्राफी की आवश्यकता है। तत्कालीन समय के समकालिक ग्रंथों की हमें जांच करनी चाहिए। अलग अलग समय पर अलग अलग ग्रंथों, अलग अलग काल और परिस्थितियों में अलग अलग लेखकों के द्वारा जो लिखा गया है उसकी सत्यता निकालनी चाहिए, और उसके आधार पर, उसके चिंतन के आधार पर हम जो निष्कर्ष निकालेंगे वह सत्य के समीप होगा। मेरा ऐसा मानना है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि जैसे राजस्थान के कुछ जो विशेष साहित्यकारों का नाम मैंने लिया, ऐसे तो अनेकानेक हैं, बहुत सा लेखन हुआ है। नैण श्री ख्यात है, फिर मैंने कवि श्यामल दास का नाम लिया, हरविलास शारदा ने लिखा, गोपीनाथ शर्मा ने लिखा, दशरथ शर्मा ने लिखा, बहुत से ऐसे इतिहासकार हुए। आधुनिक काल में आते हैं तो रघुवीर सिंह जी ने लिखा, पीएस भार्गव साहब ने लिखा। तो ये जो सारे इतिहास के जो बड़े बड़े पुरोधा हुए, उनकी कलाकृतियों को हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कितने मुश्किल से इनका डेवलपमेंट किया, कैसे कैसे उनको निकाला। और बहुत सी तो ऐसी स्थितियां थी जहां पर उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अथक प्रयास करके टुकड़े टुकड़े जोड़ के एक साहित्य को निकालने की बात करी, एक तत्कालीन समय की परिस्थितियों के लेखन का कार्य करने का काम किया। अब उसमें क्या हुआ, कुछ सुना उन्होंने और कुछ लिखा उन्होंने। सुनने में, घटना के घटित होने में और लेखन में फर्क आया। यह फर्क ही नए चिंतन की ओर अपने को लेकर के जाता है, क्योंकि आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना, वो लिखा। अब जब जिसने आंखों से देखा होगा वहां पर घटना अलग घटित हुई होगी, वह घटना घटित होने के बाद में अलग अलग क्रम में गई और अलग रूप से लिखी गई। कहने का तात्पर्य यही है कि जो इतिहास लिखा गया है वह भी समृद्ध इतिहास है। हम नहीं कह सकते बड़ी शोध के साथ में, उस समय के शोध के साथ में, तत्कालिक परिस्थितियों के साथ में, बहुत ही सीमित संसाधनों के अंदर, नगण्य संसाधन भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, विपरीत परिस्थितियों में यातायात के साधन भी उपलब्ध नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना दूभर होता था, आर्थिक व्यवस्थाएं भी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन सब विपरीत परिस्थितियों में भी जो बनाया गया, उसके बाद में जो स्थिति निकाल करके ये लेखन लेकर आए हैं। आज जब हमारे पास बहुत से संसाधन हैं, बहुत सी स्थितियां हैं, आंकलन के लिए बहुत से वैज्ञानिक तरीके भी उपलब्ध हैं, तो ऐसी तरीकों से एक नए इतिहास लेखन की बात होना चाहिए। जो इतिहास लिखा गया है उसकी शुद्धता की जांच होना चाहिए। तो राजस्थान के समृद्ध इतिहास के बारे में अपन ने चर्चा करी। प्राचीन काल से जो लेखन चल करके आया आधुनिक काल तक, उसमें जो भी चीज़ें लिखी गई उसमें हम अपने सोर्सेज के माध्यम से, हिस्टीरियोग्राफी जिसे कहते हैं, जो इतिहास लिखा गया वह कैसा इतिहास है उसका शोध जो है हम अपने अनुरूप इस प्रकार से कर सकते हैं कि आज के समय में उपलब्ध जितने भी साक्ष्य हैं उनके आधार पर हम इस चीज़ का आंकलन करें और इस कड़ी में उसको आगे बढ़ाएं कि जो हुआ वह कैसा था, उसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, किस प्रकार से उसमें एडिशन किया जा सकता है, किस प्रकार से नए तथ्यों का जुड़ाव किया जा सकता है, और समाज को, विद्यार्थियों को और जिज्ञासुओं को किस प्रकार से हम नए चिंतन से लाभान्वित कर सकते हैं, नई सोच और नई व्यवस्था नए तर्कों के साथ में किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। और जब हम ये कर पाएंगे तो हम हमारी इतिहास के शुद्धिकरण की बात करें, इतिहास के निर्मूल सत्यों की बात करें, और उनके लेखन और उस लेखन के बाद में जो स्थितियां बन करके आती हैं उनको एक नवीन सृजित इतिहास को हम समाज के सामने रखने में सक्षम होंगे। और वह व्यवस्था एक इतिहासकार के रूप में, इतिहास के विद्यार्थी के रूप में, और समाज में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं समाज आज तक सोच करके चल रहा है उसमें जब उसको भी परिवर्तन नजर आएगा तो उसे भी सुखद अनुभूति होगी।
तो इतिहास के विद्यार्थियों से भी ये चीज़ें हैं कि वह इस प्रकार की स्थिति को अपने अनुरूप उस शोध के माध्यम से आगे लाने का प्रयास करें और उन व्यवस्थाओं को अच्छे तरीके से समाज के सामने रखने का प्रयास करें। तभी हमारी हिस्टोरियोग्राफी होगी, इतिहास लेखन पर पुनर्लेखन होगा और एक संजीदा व्यवस्था से इनका चित्रण किया जा सकेगा, जिसका समाज को निश्चित रूप से लाभ होगा। धन्यवाद।